मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इकोनॉमिक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इससे नाम से पता लगा इट इज ए टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ द सिलेबस ऑफ 11th क्लास। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर इकोनॉमी और यूटिलिटी एनालिसिस को कंसीडर किया था। मींस वहां पे हमने बात की थी जो मार्शल अप्रोच थी, कोऑर्डिनल अप्रोच, उसका ये मानना था कि यूटिलिटी को आप कोऑर्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हो। ठीक है नाउ फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि उसके बाद जो हिग्स आया था उसने इसको ओवरशैडो किया था। उसने कहा था कि आप की जो बात है कि चलो ठीक है कोऑर्डिनल नंबर में मेजर हो सकता है, मींस इट साउंड्स गुड बट प्रैक्टिकली नॉट एप्लीकेबल। ठीक है तो अब हम बात करेंगे हिग्स ने जो उस अप्रोच को ओवरशैडो किया था। ठीक है और ओवरशैडो करने के बाद उसने जो अपने रीजनेबल ग्राउंड्स दिए थे कि उसने जो बात रखी कि कोऑर्डिनल नंबर में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है तो अब उस बात को प्रूव करेगा या किस तरह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उस चीज को कंसीडर कर रहा है और हमें ये पता लगेगा कि अगर हम उसको कोऑर्डिनल नंबर में मेजर नहीं कर सकते तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या उसका जो एनालिसिस है वो कैसे करेंगे। ठीक है तो जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यानी अब हम अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उसको हम किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे? इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग। ठीक है अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू द assumption ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है एंड दीज आर द 5 assumption। द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट मनी इनकम। सिंपल सी बात है कि जो मनी इनकम है किसी भी कंज्यूमर की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। देयर विल बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एज वेल एज द स्टडी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कंसर्न। तो आई होप जो मनी इनकम है वो समझ में आ गया, वो कांस्टेंट होनी चाहिए जब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। द सेकंड वन कि ये जो मनी इनकम है इसको स्पेंड करता है कितने गुड्स के ऊपर? 2 गुड्स के ऊपर। यानी इन द सेम टाइम वो कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है 2 गुड्स का, वो मनी इनकम जो थी उसको स्पेंड करेगा किसके ऊपर? 2 गुड्स के ऊपर। यानी उस पूरी इनकम को सिंगल गुड्स पे स्पेंड नहीं करेगा, ये मुझे ध्यान रखना है। ठीक है इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी को समझेंगे। मूविंग टू द थर्ड assumption, स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज वेल डिफाइंड। स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करेंगे स्केल ऑफ प्रेफरेंस रिगार्डिंग 2 गुड्स इज वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास x और y 2 गुड्स हैं। क्लियर है चीज? बात समझ में आ गई? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं x का कंजम्पशन बढ़ाता हूं तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसमें सिर्फ मैंने ये देखा था कि जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ाता जाऊंगा किसी कमोडिटी का तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर एडिशनल यूनिट के साथ लगातार क्या होता है? कम होता चले जाता है। ठीक है तो अगर इस केस में स्केल ऑफ प्रेफरेंस को वेल डिफाइन की मैं बात करूं तो अगर मैं x का कंजम्पशन बढ़ाता हूं तो जाहिर सी बात है कि x के ज्यादा कंजम्पशन से तो जो x का mu है वो लगातार क्या होगा? कम होता आएगा। क्लियर है चीज? अब अगर इस सिचुएशन में जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो उसका कंजम्पशन ज्यादा कर रहा हूं और मुझे पता है जब एज पर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसके ज्यादा कंजम्पशन से उससे मिलने वाला mu क्या हो रहा है? लगातार होता जा रहा है। यानी मैं उसके प्रति थोड़ा सा उदासीन होते जा रहा हूं कि मैं अब इसका ज्यादा कंजम्पशन नहीं करूंगा। और वैसे ये नेचुरली मतलब बात करूं अगर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कि जो चीज ज्यादा होती है उसके प्रति हमारा जो रुझान होता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसको इतने ज्यादा वे में हम कंसीडर नहीं करते। जैसे कहावत है ना इंग्लिश में कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो चीजें यहाँ पर मुझे ध्यान रखनी कि ज्यादा कंजम्पशन एमयू को क्या करेगा? कम करेगा। तो इसका मतलब अगर इस स्टेज में मेरे पास कुछ भी पैसा बचता है, थोड़ा भी अमाउंट अगर मैं सेव कर पाता हूं तो उस सेविंग को मैं किसके कंजम्पशन पे खर्च करूंगा? y के। क्योंकि x के ज्यादा कंजम्पशन है, y का कंजम्पशन कम हुआ और जो चीज लेस है मेरे पास उसकी एमयू क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात ऐसी है, एक सिंपल सी बात अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं मेरे दिमाग में चीज हमेशा सोच के चलता हूं कि एक कंज्यूमर के तौर पे मुझे ध्यान रखना है जब मैं बात करूंगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस की तो मैं मान के चल रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसी कोई चीज है ही नहीं मेरे पास। अगर मैं बात करूं सजेशन मैंने एक सिंपल सी बात है जो एक इलिटरेट पर्सन की तरह अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे हमेशा लगता है कोई चीज में ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि भैया आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप ज्यादा कंजम्पशन कीजिए। फिलहाल मुझे एजम्पशन के तौर पे इसको कंसीडर करना है।
ठीक है। और अब अगर बात करूं मैं रेशनल कंज्यूमर की, तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। रेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है? अब रेशनल कंज्यूमर का मतलब पहले इसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रेट नेचर की, कि भैया आप ये सोचते हो कि ज्यादा कंजम्पशन ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ये इसका अपोजिट है। रेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को ये बात पता है कि विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर के तौर पे जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, जो मनी इनका मेरे पास अवेलेबल है, उसके कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करना है, दैट्स व्हाट रेशनल कंज्यूमर इज स्टैंड फॉर। क्लियर है चीज? तो दीज आर द अजम्पशन। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट। तो एक बार इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने एग्जाम्पशन को कंसीडर किया, अब हम बात करते हैं किसकी, इंडिफरेंस कर्व का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसकी। ठीक है, तो पहले मुझे समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस सेट। अगर मुझे इंडिफरेंस सेट समझ में आ गया, तो जब मैं इंडिफरेंस सेट को एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे देता हूं या उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये इंडिफरेंस सेट ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंडिफरेंस कर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन कंसीडर नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन देखनी है और फिर मुझे एक चीज जो ऐड कर देनी है जब मैं बात करूंगा डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, तो यही है कि मतलब एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन जब होगा किसका, इंडिफरेंस सेट का है। किसी भी इंडिफरेंस सेट को जब मैं ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो वो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंटेशन ही क्या हो जाता है उस इंडिफरेंस सेट का, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है। जो इंडिफरेंस सेट है वो मुझे बताता है कि सेट ऑफ दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर है चीज? यानी मैं दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहा हूं कि अलग अलग कॉम्बिनेशन मेरे पास है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन चीज है सभी कॉम्बिनेशन में कि वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सभी कॉम्बिनेशन के साथ क्या है, इक्वल है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि कंज्यूमर जब दो गुड्स को कंज्यूम करता है तो उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, और उन सभी कॉम्बिनेशंस में अगर सेट ऑफ सेटिस्फेक्शन या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो, इक्वल होता है, तो उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस सेट। ठीक है, अब इसी इंडिफरेंस सेट को अगर मैं ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दूं तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंडिफरेंस कर्व में। ठीक है, तो देखते हैं इसका। जैसे मेरे पास कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो चार कॉम्बिनेशन है, ए बी सी और डी। अब इस कॉम्बिनेशन में बात करूं तो एप्पल के कंजम्पशन की बात करें, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एप्पल का कंजम्पशन कितना है, 1 यूनिट का, ऑरेंज का कितना है, 10। उसके बाद बात करें बी में, एप्पल कितना है, 2, ऑरेंज कितना है, 7। सी में 3 एप्पल 5 ऑरेंजेस और डी में 4 एप्पल और 4 ऑरेंजेस। ठीक है, अब इस टेबल के बेसिस पे जब हम इसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे तब इसको बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल मुझे देखना है कि मतलब OX एक्सिस पे मैंने किसको लिया है, ऑरेंजेस को, और OY एक्सिस पे मैंने किसको लिया है, एप्पल को। ठीक है, अब मेरे पास एक टोटल कॉम्बिनेशन बने हैं 4, जिसमें ए है, अगर इसमें मैं बात करूं एप्पल कितना है 1, ऑरेंज कितना है 10। बी ऑप्शन की बात करूं मैं यहाँ पे 2 एप्पल है और 7 क्या है, ऑरेंजेस है। सी ऑप्शन की बात करूं तो सी में क्या है, 3 एप्पल है और 5 क्या है, ऑरेंजेस है। और डी में 4 ही एप्पल है और 4 ही ऑरेंजेस है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया कि मतलब ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा मेरा, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी ऑप्शन मेरे कॉम्बिनेशन मेरे पास अवेलेबल है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो यहां जो कॉमन है अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, तो ए कॉम्बिनेशन बराबर है किसके, बी के, बी कॉम्बिनेशन बराबर है सी के और सी बराबर है किसके, डी के। ठीक है, तो थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, तो जाहिर सी बात है अगर चारों बराबर एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। ठीक है, यही चीज मुझे ध्यान रखनी है कि हर कॉम्बिनेशन के साथ जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है या जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है विद ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन, वो सब में क्या है, इक्वल है। ठीक है, और अगर सेटिस्फेक्शन का लेवल हर कॉम्बिनेशन के साथ इक्वल है, तो फिर मुझे बेसिकली बीइंग ए कंज्यूमर अगर मैं एजम्पशन के बेसिस पे कंसीडर करूं, तो इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ मुझे जाना है या कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे सेलेक्ट करना है, इसके प्रति मैं क्या हूं, इंडिफरेंस हूं। यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सी कॉम्बिनेशन ऑफर किया जाता है, ए किया जाता है, डी किया जाता है, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता, बिकॉज इन सब में जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, बराबर है। इसलिए मैं क्या हूं, इन सभी कॉम्बिनेशंस के प्रति क्या हूं, इंडिफरेंस हूं, या इसके प्रति क्या हूं, उदासीन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज का, जहां मुझे मेरे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं बात करूं स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, डिक्रीजिंग स्लोप क्यों है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों है, जैसे हमने बात की थी किसमें, यूटिलिटी एनालिसिस में, जब हमने डिस्कस किया था। या मैं बात करूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जहां पे मैंने देखा था कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों था, इंक्रीजिंग स्लोप क्यों था। ठीक है,
तो यहाँ एक चीज जो मुझे कंसिडर करनी है नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग, उसका नाम है MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसकी प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी का है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच।